अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शर्जीलुर रहमान है। मैं BS MLT 5 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये कौन कौन सी डिजीज़ को कॉज करता है, इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे, इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में जानेंगे कि ये कैसे पैथोजन डिजीज़ कॉज करता है, इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कौन जो डिजीज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, उनकी ट्रीटमेंट क्या है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये हमारे पास बैक्टीरिया है जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ को कॉज करता है। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ हमारे पास सीरियस और फेटल डिजीज़ है, जानलेवा डिजीज़ है। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ जो है ये ह्यूमन एंड एनिमल्स इससे अफेक्टेड होते हैं। और एनिमल्स और ह्यूमंस में ट्यूबरक्लोसिस की जो डिजीज़ है, बीमारी है, ये उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा इन 1882 में रॉबर्ट कूच ने ट्यूबरक्लोसिस के कॉजेटिव एजेंट को सबसे पहले दरियाफ्त किया और उसको जो उन्होंने नाम दिया वो मेमेलियन ट्यूबरक्लाई बेसिलाई का रॉबर्ट कूच ने नाम दिया। It is caused by Mycobacterium tuberculosis in human and Mycobacterium bovis in animals. Tuberculosis की जो बीमारी है ये इंसानों में Mycobacterium tuberculosis इसको कॉज करता है और जानवरों में Mycobacterium bovis से tuberculosis की डिजीज़ होती है। अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास रॉड शेप्ड बेसिलाई है। इसके अलावा हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एसिड फास्ट बेसिलाई भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इस बैक्टीरिया को एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो रेड डाई जो है ये बैक्टीरिया रिटेन कर लेता है और हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी रेड कलर में ये बैक्टीरिया शो होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो बैक्टीरिया हमारे पास है इसके सेल वॉल के अंदर हमारे पास माइकोलिक एसिड हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये ना तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज का मेंबर है और ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मेंबर है। इस वजह से हम इसको एसिड फास्ट बेसिलाई भी कहते हैं। इसके अलावा ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स है। ऑब्लिगेट एरोब्स से मतलब वो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको अपनी ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जिन जगहों पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उन जगहों पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ग्रो करेगा, अपनी कॉलोनीज बढ़ाएगा। अगर हम देखें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ कॉज करता है वो लंग्स और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ेस हैं। तो लंग्स और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये बैक्टीरियाज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वहाँ पर इजीली और आसानी से और जल्दी जल्दी अब ग्रो कर सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है और नॉन कैप्सुलेटेड है। इसके अलावा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये इंट्रासेलुलर ग्रोथ भी कर सकता है, मतलब सेल के अंदर भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रैपिडली अपने आप को ग्रो कर सकता है, अपनी कॉलोनीज को बढ़ा सकता है। अगर हम कल्चर करेक्टरिस्टिक्स देखें इसकी, तो अगर हम माइकोबैक्टीरियम को कल्चर करें कल्चर मीडिया पे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। और अगर हम कल्चर मीडिया पे इसको कल्चर करें तो जो कॉलोनीज हमारे पास शो होती है तो वो जो इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसमें कई हफ्ते के बाद हमें वो कॉलोनीज दिखाई देती हैं। कम से कम 7 से 8 हफ्तों के बाद हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कॉलोनीज शो होती है पेट्री डिश पे। इसके बाद हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की पैथोजेनेसिस क्या है। The infection occur by airborne transmission of droplet nuclei containing a few cells of virulent organisms. These droplet nuclei are the major agents responsible for tuberculosis. अगर हम देखें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैसे ट्रांसमिट होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो जो सबसे मेन जो इसकी ट्रांसमिशन है वो एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स के ज़रिए से होती है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है और वो स्नीजिंग कर रहा है, वो कफ कर रहा है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं उन ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का मतलब है ये हमारे पास
स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनके अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और इनका साइज़ हमारे पास 1.5 माइक्रोमीटर होता है। तो इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट होता है इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स में। तो जब वो कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है तो वो जब बाहर आ जाते हैं तो बाहर ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है ये एयर में कुछ घंटों के लिए सस्पेंड रहते हैं। सो ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाइड है ये हमारे पास मेजर एजेंट है जो ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ को कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर जब एक हेल्दी पर्सन इनहेल करता है इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई को तो ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है ये उस हेल्दी पर्सन के एयर से जो लंग्स में चले जाते हैं और वहाँ पे जो एल्वेलाई होता है वहाँ पे ये अपने आप को डिपॉजिट करते हैं। आफ्टर द इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई द बेसिलाई डिपॉजिटेड इन द स्मॉल एयर सेल्स ऑफ लंग्स जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं, एल्वेलाई में ये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब एल्वेलाई में ये चले जाते हैं वहाँ पे अपने आप अटैच कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं, तो उसके बाद ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अपनी कॉलोनीज बढ़ाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी कॉलोनीज बढ़ाते हैं इन एल्वेलाई। अगर हम लंग्स में देखें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है अब आया है डिजीज़ कॉज करने के लिए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। तो जब बॉडी डिटेक्ट करेगा, जब ये अब हमारी बॉडी में आएगा बैक्टीरिया तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो हमारे लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस पड़े होंगे वो इसको देखें, डिटेक्ट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये तो बैक्टीरिया है जो डिजीज़ कॉज करता है। तो मैक्रोफेजेस इसको क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे। लेकिन मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन ये माइक्रोफेजेस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को किल नहीं कर सकते। क्यों किल नहीं कर सकते? क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल है ये जो है लाइसोसोम के साथ फ्यूजन इट्स फ्यूजन नहीं कर सकता। इट्स सेल वॉल प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ फेगोसोम्स विद लाइसोसोम्स। सो जिस वजह से लाइसोसोम जो है इसको किल नहीं कर सकता, जस्ट मैक्रोफेजेस इसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकते हैं, किल नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो द लंग्स मैक्रोफेजेस की जो सेल है लंग्स में उन्होंने बैक्टीरिया को डाइजेस्ट तो कर लिया, अपने अंदर ले लिए है, लेकिन अपने अंदर लेकर वो क्या करते हैं, शेल एक बैरियर या एक शेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम ग्रेनुलोमा कहते हैं। द लंग्स मैक्रोफेजेस सेल फॉर्म अ बैरियर शेल कॉल्ड ग्रेनुलोमा दैट आइदर कंटेन इन्फेक्शन और ब्रेक डाउन रिलीजिंग बैक्टीरिया। जो ग्रेनुलोमा बन जाता है या तो वो इन्फेक्शन कैरी करता है या वो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है और जो उससे बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम या सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग टिश्यूज़ में, सराउंडिंग ऑर्गन्स में वो रिलीज़ हो जाते हैं। अगर एक पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम वीक है, इफ़ द इम्यून सिस्टम इज़ वीक देन बेसिलाई मल्टीप्लाई रैपिडली एंड एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अगर एक पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसके अंदर ये बेसिलाई जो है ये जल्दी जल्दी अपनी कॉलोनीज बढ़ाएंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर हो जाएंगे। अब इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बैक्टीरिया ने अपने आप को ग्रो किया और वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब ब्लड स्ट्रीम में तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट डिफरेंट करता है तो डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ जाता है, किडनी की तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ, लंग्स किडनी की तरफ जाएगा, लंग्स हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। तो द ब्लड स्ट्रीम प्रोसेस अकर्स इन डिफरेंट एरियाज इन बॉडीज लाइक लंग्स, किडनी एंड ब्रेन। तो वहाँ पे भी ये फिर जो बैक्टीरिया ही ये डिजीज़ कॉज करेगा। अगर हम देखें कि क्लिनिकल डिजीजेस बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करता है, तो पहली जो डिजीज़ है वो हमारे पास है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। द ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस कॉमनली इन्वॉल्व इन लंग्स। जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो लंग्स में ये डिजीज़ कॉज करते हैं उसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अबाउट 25% पीपल मे नॉट हैव सिम्टम्स। ये जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है इसमें 25% पीपल्स को कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते। समटाइम पीपल मे कफ ब्लड इन स्मॉल अमाउंट। और जो कफिंग जो एक इन्फेक्टेड पर्सन को होती है, जो इन्फेक्ट होता है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, तो उसके कफ में स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड भी आता है। एंड इन वेरी रेयर केसेस द इन्फेक्शन में एंटर इन द पल्मोनरी आर्टरी। और बहुत ही कम केसेस में ऐसा भी होता है सम टाइम कि जो इन्फेक्शन है वो पल्मोनरी आर्टरी तक चला जाए, और पल्मोनरी आर्टरी तक चला जाए तो सम टाइम मैसिव ब्लीडिंग भी फिर होती है।
इसके अलावा जो दूसरी डिजीज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। द इन्फेक्शन स्प्रेड आउटसाइड द लंग कॉजिंग अदर काइंड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉमनली इन पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम एंड यंग चिल्ड्रंस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में हमारे पास हमने कहा था कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन जब ये लंग्स और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर जाएगा और बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहेंगे। इसमें हमारे पास जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। अक्सर ये यंग चिल्ड्रंस को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लगता है, और एक पेशेंट है वो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो उसमें 50% ये इफेक्ट होता है। HIV पेशेंट्स जो होते हैं वो 50% माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड होते हैं। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो होगा क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ। उसको बहुत ज़्यादा कफ आएगा और उस कफ में म्यूकस भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो इन पेशेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से इफेक्ट, तो उसके जो चेस्ट है उसमें पेन होगा, सीवियर पेन होगा। इसके अलावा लो ग्रेड फीवर होगा। इसके अलावा फिटीग होगा, थकावट होगी, वेट लॉस भी होगा। अगर एक मरीज़ है उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है तो उसमें बीमारी में उसका वेट लॉस कम होगा। इसके अलावा सिक्रीशन ऑफ स्प्यूटम होगी। जिस सिक्रीशन ऑफ स्प्यूटम की बीमारी में जो है स्प्यूटम सिक्रीट ज़्यादा होगा। अब सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो स्प्यूटम है वो अपीयर हो रेड कलर में, क्योंकि जब लंग कैविटी से सिक्रीट हो रहा है स्पुटम तो वहाँ पे ब्लड भी है, तो ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है स्पुटम के साथ, तो उसको हम स्पुटम हमारे पास रेड कलर में भी रेड कलर उसमें शो होता है। अगर हम देखें लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कि हम कैसे लेबॉर्ट्री में डायग्नोस करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, तो सबसे पहले जो हम सैंपल है वो कैसे कलेक्ट करेंगे और वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे। द कलेक्शन ऑफ सैंपल लाइक स्पूटम, ब्लड, ब्रोंकाइल वॉशिंग, प्लूरल फ्लूइड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आर कलेक्टेड। जो सैंपल हम स्पूटम से लेंगे, ब्लड से भी ले सकते हैं, ब्रोंकाइल वॉशिंग से भी, वहाँ से हम जो है वो नीडल अंदर एंटर करेंगे ब्रोंकाइल तक, वहाँ से वॉशिंग करके सैंपल से लेंगे। और इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये इन सब से हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। जो स्पुटम है वो हमने कलेक्ट करना है इन अर्ली मॉर्निंग, हमने स्पुटम कलेक्ट करना है। इसके अलावा जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम जब करेंगे बैक्टीरिया की, बेसिलाई की, एसिड फास्ट बेसिलाई की, तो इसमें हम मोटिलिटी टेस्ट देख करते हैं, सब बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और हम देखते हैं कि आया बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है, बीमारी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है और उसने बीमारी कॉज की है कि नहीं की। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में जो हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं वो है लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूड आइसोलेशन ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरियम। अगर हम लेबॉर्ट्री में इसको डायग्नोस करें तो इसमें हम सबसे पहले एसिड फास्ट की आइसोलेशन करेंगे बैक्टीरिया की। इसके अलावा ट्यूबरसिलीन स्किन टेस्ट है, हम स्किन से ट्यूबरसिलीन एक सब्सटेंस है उसको हम लेंगे और उससे टेस्ट करेंगे। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के ब्लड टेस्ट हो गए। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे हो गया। तो बहुत सारे टेस्ट हैं लेबॉर्ट्री में जो हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट क्या है, तो द एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स आर, जो हम इसके लिए एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें आइसोनाइजेड है, राइफेम्पिन है, एथम्बाइटोल है एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन्स वाज वन इन दी कॉम्बिनेशन। तो ये ड्रग्स हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। Mostly combined drugs are used for the treatment of tuberculosis. It's reduce the resistance nature of pathogens. अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जो ड्रग्स है ये इनको हम कंबाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजन है, इसकी रेजिस्टेंस के नेचर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करता है। तो हम ड्रग्स कंबाइन यूज एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स जो है ये कंबाइन यूज़ करते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसकी रेजिस्टेंस को हम कम कर सकें। इसके अलावा दिस कंबाइंड जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, दिस कंबाइंड थेरेपी इज एडमिनिस्ट्रेड फॉर 12 to 24 months, और ये हम 12 से 1 या 2 साल तक इस प्रोसेस को करते हैं, थेरेपी ड्रग्स लेते हैं।
अगर हम प्रिवेंशंस देखें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एक वैक्सीन है हमारे पास। अ वैक्सीन फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज BCG, बेसिलस ऑफ कैलमेटी एंड गियोरिन। तो ये वैक्सीन भी हम लगवा सकते हैं। इसके ज़रिए वैक्सीन से हम लगाकर हम अपने आप को बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो ये वैक्सीन है, दिस वैक्सीन इज़ नॉट 100% इफेक्टेड, सो इट्स मे इफेक्टिव फ्रॉम 60 to 80% रेट इन चिल्ड्रन। तो ये जो वैक्सीन है ये हमारे पास जो है इफेक्टिव नहीं है फुली, 60 to 80% ये हमारे पास चिल्ड्रंस में इफेक्टेड है। इसके अलावा हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, हमने स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अपने मुंह, जब भी हमें स्नीजिंग एंड कफिंग आए तो अपने मुंह को हम कवर करें और नोज़ को। इससे हम जो है ट्यूबरक्लोसिस की स्प्रेडिंग को कम कर सकते हैं और हमारे पास जो है स्प्रेडिंग है ट्यूबरक्लोसिस की कम होगी, तो ये हमारे पास कम लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। थैंक यू।